फिर अब आज हम करेंगे एक तो हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये दोनों चीजें करेंगे। हाँ हाँ वो है ना, तो उससे मतलब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा करा भी था एक्टिवेशन एनर्जी का, है ना। हमने ऐसे इसको बोलते हैं, देखो इनको बोलते हैं हम वैसे एनर्जी प्रोफाइल, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना इनको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन होती है तो यदि हम उसका एनर्जी और टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना, इसके बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, हम कुछ कुछ के ऑर्गेनिक में एक दो के और करेंगे, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, उसके भी करेंगे। तो अभी हमने जो ग्राफ बनाया था वो कैसा बनाया था, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, ये किसकी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की, और ये किसकी थी, रिएक्टेंट की, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी ना। और ये जो एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जब तक इतनी एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट को नहीं मिलेगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है ना। मतलब ये तो रिक्वायरमेंट है ही, उसके बाद भी होता है या नहीं होता वो डिफरेंट चीज है, मगर इतनी रिक्वायरमेंट तो उसको है, तभी वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, है ना, डेल्टा HR बोला है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से एक और चीज पता लगती है ना। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड में नहीं पूछते लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। जैसे ऐसा ग्राफ देके ये पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, तो किसी रिएक्शन का ऐसा ग्राफ दिया और पूछा कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये यदि पीक एक ही बना है तो एक ही स्टेप में हो रही है, जितने पीक्स बनेंगे, जैसे एक और बनाते हैं, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा, ये इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है ना, तो थोड़ा ऐसे कर, ठीक है। यदि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ये, है ना, तो अब इसमें कितने पीक आए, 2 आए, तो इसका मतलब कितनी स्टेप में होगी, 2 स्टेप। ठीक है, तो जितने पीक्स होते हैं उतनी स्टेप्स होती है। ठीक, फिर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट TS। तो ये TS1 हो गया और ये TS2 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2। तो देखो दूसरा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी इस रिएक्शन में, तो कितनी, 2। और ये जो नीचे यहां पे आ रहा है जहां से वापस टर्न होता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट की एनर्जी होती है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ऐसे यदि जितनी मतलब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, है ना, जो भी सिंगल स्टेप में होती है उसमें इंटरमीडिएट कभी नहीं बनते, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उन्हीं में क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो इसलिए वापस से ऊपर जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गई, है ना, एक इंटरमीडिएट, 2 ट्रांजिशन। कभी भी देखो, कभी भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, क्योंकि ये एनर्जी उस चीज की होगी जो बनेगा, है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, तो ये एनर्जी किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की, वो ट्रांजिशन के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और यदि वो फिर भी उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई यहां तक पहुंचने की तो वापस से रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी ये 3 चीज होती। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है,
है ना, जैसे ये है और ये दो स्टेप हैं, तो इसमें बोलेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो ये थोड़ा सा और, चलो इसको ज्यादा बनाओ या फिर कम बना लो, कुछ भी एक जरूर कर लो, ठीक है ना। तो देखो ये वाली स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यहां से यहां तक की, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये रिएक्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड वाला है, तो ये जो गैप है ये एक्टिवेशन। दूसरे के लिए एक तरह से रिएक्टेंट ये हो गया, है ना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट से ये जो यहां तक का गैप है, ये इसके लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जिस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, द स्टेप विच रिक्वायर मोर एक्टिवेशन एनर्जी इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। द स्टेप विच रिक्वायर मोर एक्टिवेशन एनर्जी इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने जो ग्राफ बनाया है थोड़ा वैसा बन गया है कि थोड़ा लगभग इक्वल जैसी दिख रही है, फिर भी, है ना, आप लोग जो ग्राफ बनाओ उसमें किसी एक की ज्यादा करो, ज्यादा होना चाहिए जैसे, लेकिन फिर भी अब मैंने इतना कर दिया है कि ये फर्स्ट स्टेप की ज्यादा है ना, सेकेंड स्टेप की थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसका मतलब इसकी फर्स्ट स्टेप कैसी होगी, स्लो होगी, क्योंकि जिसको ज्यादा एनर्जी लग रही है वो धीरे धीरे हो पाएगी, उतने तक पहुंचेगी, तो वो स्लो होगी। और वही स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, ठीक है। स्टेप 2 इज फास्ट, वो फास्ट हुई। कोई भी रिएक्शन की एक ही स्टेप होती है जो सबसे स्लो होगी, है ना, उसको रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं ना। बाकी की स्टेप वो जो सिंगल में, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वही स्टेप सब कुछ है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी देखो, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव में ही पूछेंगे, मगर ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे, है ना, है इजी, ठीक है। और वहां तो आपको जो ग्राम मिलेगा वो थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा उसमें ना, उसमें अच्छा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो द स्टेप हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज स्लो, है ना। तो आपके उसमें जो बन गई हो, है ना, जो ज्यादा वाला बन गया उसको कर देना, ठीक है ना। जैसे मेरे उसमें फर्स्ट वाला ज्यादा दिख रहा है ना, आपके उसमें सेकंड वाली ज्यादा दिख रही, तो स्टेप 2 को रेट डिटरमाइनिंग कर दो, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक। तो ये है ना, तो किसी भी रिएक्शन का ऐसे एनर्जी प्रोफाइल बनता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट तो सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए था, ठीक है। अब इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता चल गई, ये डेल्टा एच हो गया। रिवर्स का हमने करा था, रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, फॉरवर्ड की प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच। क्यों, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए मॉड ऑफ डेल्टा एच, है ना। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों के लिए बराबर होती है, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड, थ्रेशोल्ड इज सेम फॉर बोथ, ठीक। अब एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाते हैं ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से लेस होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ काय का हो जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक का हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक, है ना, वो वाला वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए, है ना, तो उसको भले ही रहने दो। ये एक्सो का है ना, और ये एंडो का। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ग्राफ एंडोथर्मिक का है कि एक्सोथर्मिक का, तो इससे, ये प्रोडक्ट की एनर्जी से, प्रोडक्ट की यदि रिएक्टेंट से कम है तो एक्सोथर्मिक, है ना, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है ना, ये एनर्जी है, ठीक है, और ये टाइम कर लो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक के लिए, है ना, एच ऑफ प्रोडक्ट
इज लेस देन ग्रेटर देन H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसलिए इसका डेल्टा H हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू ज्यादा होगी। एंडोथर्मिक, देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी दी तो ज्यादा एनर्जी वाला प्रोडक्ट बना, इसका मतलब एनर्जी अंदर ही रह गई, बाहर से अंदर गई, तो वो एंडोथर्मिक। और जब प्रोडक्ट की कम है, मतलब इसने कुछ रिलीज कर दी, तो वो एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी होती है ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम मतलब एक्सेस एनर्जी फॉर अ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू गिव प्रोडक्ट, है ना। एक्सेस कितनी ज्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है, मिनिमम को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड। ठीक है, नहीं वाइस वर्सा नहीं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट को थ्रेशोल्ड बोलेंगे, और एक्सेस उसको क्या बोलेंगे, देखो क्या होता है, मिनिमम यहां से यहां तक चाहिए, लेकिन इतनी पहले से इसके पास, तो सिर्फ इसको कितनी रिक्वायर्ड हुई, इतनी, तो इतने को बोलेंगे एक्टिवेशन, एक्सेस जो चाहिए, और थ्रेशोल्ड पूरी को बोलेंगे, मतलब थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे अब ये वाला ग्राफ है, तो यहां से यहां तक की तो क्या हो गई, थ्रेशोल्ड, ये यहां तक पूरी। ठीक है, इतनी रिएक्टेंट की पहले से, तो एक्टिवेशन सिर्फ कितनी हो गई, यहां से लेके इतने तक, ये इतनी एक्टिवेशन हो गई, E थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये इतनी हो गई, और डेल्टा HR मतलब प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। ठीक है, तो अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में मान लो कोई रिवर्स की पूछे, फॉरवर्ड की दे रखी है और रिवर्स की पूछे, तो रिवर्स की कितनी हो जाएगी, रिवर्स की कितनी हो जाएगी, बस यहां से यहां तक की इतनी, है ना, ये इतनी पार्ट हो जाएगी। मतलब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी में से यदि ये डेल्टा H माइनस कर दे, तो किसकी आ जाएगी, रिवर्स की आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ, ऐसे अलग सेंटेंस में लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, इक्वल टू क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस डेल्टा H, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस डेल्टा H, है ना, क्योंकि देखो इसका डेल्टा H पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत थी, इसका डेल्टा H निगेटिव था, तो यहां पे फॉरवर्ड की प्लस मॉड ऑफ डेल्टा H, है ना, रिवर्स में इतनी हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स की ज्यादा होगी, यहां रिवर्स की कम होगी। ठीक है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स में एक्सोथर्मिक हो जाएगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिवर्स में एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ना। अब एक और क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये एक और लिख लो, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी required for a reactant to give product in endothermic process, in endothermic process, minimum activation energy required for a reactant to give product in endothermic process,
है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस में कितनी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखो अब इसके आंसर आपको डेल्टा एच के टर्म्स में दिया होगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच, इक्वल टू डेल्टा एच, लेस देन डेल्टा एच, या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम इसको इतने तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, है ना, डेल्टा एच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन यदि डेल्टा एच के एकदम बराबर होगी तो थोड़ा चांस है कि ये पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं भी हो पाए, लेकिन इससे यदि थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ज्यादा चांस है कि क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इतनी तो एनर्जी गैप कवर करना ही पड़ेगा, है ना, तब जाके प्रोडक्ट के बराबर हो पाएगा, क्योंकि इसको प्रोडक्ट तो बनाना है तो उतनी एनर्जी तो चाहिए। लेकिन यदि बिल्कुल सिर्फ हमने उतनी दी तो वो किसी भी चीज में लॉस हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ी सी उससे क्या देना पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच नहीं लगाना, है ना, ग्रेटर देन डेल्टा एच लगाना, ठीक है। मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, है ना, मिनिमम कम से कम उतनी तो चाहिए, उससे ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, मगर उतनी तो चाहिए रहेगी उसको, ठीक है। तो ये इसमें ग्रेटर देन ही आंसर लगाना है ना, इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। फॉरवर्ड के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट की तो कमी है, तो वो कैसे भी कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए फॉरवर्ड के लिए, मतलब सॉरी, एक्सोथर्मिक के लिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा ही है, तो वो रिलीज करके ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है ना, लेकिन ज्यादातर कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होती है, मगर वो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसमें किसी भी कंडीशन में ऐसे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको कवर करना ही पड़ेगा यहाँ, है ना, उतना ऊपर जाना ही पड़ेगा। जैसे हमको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, नीचे आना है तो कम में भी हो सकता है काम, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो गया, ठीक आए, समझ में आया, है ना। तो देखो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आपको इतनी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये आ गया अब हमको समझ में। अब यदि हमने इस रिएक्शन की रेट को और बढ़ाना है तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसको एक नई स्टेप से प्रोसीड करता है, इसको रिएक्शन की वही चेंज कर देता है ना, जिस ढंग से हो रही है वो ढंग ही चेंज कर देता है, और क्या करता है, नए तरीके से उस रिएक्शन को कराता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको इतने जो मॉलिक्यूल हैं वो टकरा के इतना तो कर ही ले रहे थे पहले भी, तो अब कैटलिस्ट ने क्या करा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इतना ही कर दिया, तो अब इतने मॉलिक्यूल और कन्वर्ट होने लग जाएंगे उसी टाइम में, तो इससे रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है ना। तो इसको भी चाहो तो इसको भी डायग्राम से भी बता देना, है ना, किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये नई एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैटलिस्ट के साथ की हो गई, और ये पहले की थी तो उसने डिक्रीज कर दी, तो उससे क्या हो गया, रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ पहले देखो ये एक ऐसा सेंटेंस लिख लो, हाँ बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो कैटलिस्ट प्रोवाइड न्यू पाथ, catalyst provide new path to the reaction which has less activation energy, so more number of reactant convert into product in same time, more number of reactants convert into products in same time, hence rate of reaction increases, है ना, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है, ऐसे बढ़ जाती। बेग ऊपर रख लो, बेग जो है ना, तो कभी हो सकता है वो उसका पानी जो आ रहा है ना एसी से, वो कभी ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि काफी भरी हुई है। या इस चेयर पे रख लो, या उस कहीं किसी भी चेयर पे रख लो। तो वो बैग बिल्कुल एकदम क्या फुल हो गए, मैं खाली करना भूल गया हूँ, तो वो थोड़ी देर में हो सकता हो नीचे वो होने लगे, है ना। हाँ, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारी क्या, कैटलिस्ट का रिएक्शन पर इफेक्ट। ठीक है, कि कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया, है ना। इसीलिए देखो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है ना, तभी वो नया पाथ प्रोवाइड कराता है ना। और वो नए पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पहले से कम होती है, इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट जल्दी जल्दी होने लग जाता है ना। तो उससे क्योंकि सेम टाइम में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रेट बढ़ रही है ना। तो कैटलिस्ट ए से रेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन हमें दोनों में पूछ सकते हैं ना, उसमें भी इसमें भी। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने ऐसा लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, है ना। तो रेट एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना। अब ये के तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। एक रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इस के की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब ये के चेंज होगा तो रेट भी चेंज हो जाएगी। के बढ़ेगा, भले कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो भी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। के कम होगा तो रेट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है वो इस के पे इफेक्ट करता है ना, इस के को चेंज कर देता है, कांस्टेंट को ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब वो कैसे करता है वो हम देखेंगे ना, मतलब कितना करता है। ठीक है, तो हमने एक थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी करा था, ये किसने बताया हमको, अरहेनियस ने बताया। ठीक है, अरहेनियस, है ना, अरहेनियस ने बताया। हाँ, ऐसा लिखो, अरहेनियस शोज दैट, अरहेनियस shows that for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction become double। अरेनियस ने बताया कि वो पूरी डबल ही हो जाती। ठीक है, हाँ, इट फॉलो फॉलोइंग इक्वेशन। उसने बताया कि ये जो के है ना, के is directly proportional to e to the power minus EA by RT। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या होता है, के जो होता है ना, वो टेम्परेचर से ऐसे रिलेट होता है ना। ई को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ई, हाँ, ई टू द पावर माइनस ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर वाला। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो केमिस्ट्री में कहीं पर भी टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं रखना है, सिर्फ चेंज में रख सकते हैं। चेंज में सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज बराबर होता है। उसके अलावा हर जगह क्या में रखना है, केल्विन में रखना है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, केल्विन में हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 0 केल्विन इज द लीस्ट टेम्परेचर, है ना। लास्ट ईयर वो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है ना, चार्ल्स लॉ से ये पता लगता है कि 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसीलिए उस नई स्केल बना दी थी उन्होंने, -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल दिया, 0 केल्विन। तो वो केल्विन में रखने से फायदा ये होता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री में हर जगह केल्विन में यूज करा है। ठीक है ना। तो और इस पूरे को बोलते हैं, हाँ, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये पूरे है ना, इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ
molecules having energy equal or greater than एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ई है, ये जो कैपिटल ई है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अरेनियस ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट करा कि कितने मॉलिक्यूल इस एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी को गेन कर पाते हैं ना, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, तो उसमें से कितने फ्रैक्शन यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। तो उसने बोला इतने पहुंचते हैं, ठीक है, और हमको पता है यहां तक पहुंचना जरूरी है तभी रिएक्शन हो पाएगी, तो इसलिए उसने बोला कि ये जो के है या जो रेट है वो इसी पे डिपेंड करेगी, है ना। तो उसने बोला के किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके प्रोपोर्शनल, ए से लाया वो, है ना, क्योंकि उसको पता था कि जो इसको क्रॉस करेंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो उसने ये देखा कि किसी टेम्परेचर पे कितने मॉलिक्यूल या कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच पाएंगे, तो उसने पता लगाया, तो कितने पहुंच पाते हैं, इतने पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो के होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हाँ, अब आगे लिखो के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। अब उसने एक कांस्टेंट यूज करा, कैपिटल है, ठीक है। देखो कांस्टेंट मैंने पहले भी बताया था कैसे आता है, इसका और इन पूरे के बीच में ग्राफ बनाया जाता है ना। वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा, है ना, और उसका स्लोप जो होगा वो a होगा, तो हमेशा वो स्लोप इसी के बराबर आ रहा होगा, इससे ये a की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या होगा, y इक्वल टू m और ये पूरा x मान लो, है ना। तो ऐसे क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब a इज कॉल्ड, इस कैपिटल ए को बोलते हैं हम अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट, और एक और नाम है इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अरेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना, ठीक है। इस अरेनियस इक्वेशन में कैपिटल ए होता है अरेनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, ये तीनों नाम है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बाद में डिफाइन करेंगे, है ना, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक दूसरी एक और थ्योरी आई थी कोलिजन थ्योरी, उससे इसका नाम ये पड़ा, है ना, और अरेनियस ने अपना अलग तरीके से दिया था, ठीक है, लेकिन दोनों होते सेम है, ठीक है। टी क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की जो वैल्यू है ना, वो ज्यादातर आपको जूल में पुट करनी पड़ेगी, तो 8.31 है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये आर की वैल्यू जनरली यही पुट करनी पड़ेगी, हमें केमिस्ट्री में 90% जूल में आता है, कैलोरी में ज्यादातर फिजिक्स में यूज होते हैं, है ना, ठीक है। कैलोरी यूनिट इसमें बहुत कम होती है, होती भी तो थर्मोडायनामिक्स में कई बार होती है, उसको 2 कैलोरी करते थे, ठीक है। बाकी इसमें हमें स्टैंडर्ड में जूल में आता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो सकता हो किलो जूल में दे रखी हो, तो उसको काय में चेंज कर लेंगे, जूल में पहले कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में इसको कर लेते हैं कि जिससे इसको हम सॉल्व कर पाए। तो अब ऐसा लिखो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ, लेकिन अब यहां पे अभी ये लॉग का बेस क्या रहेगा, ई रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो लॉग बेस ई ऑफ बोथ साइड, है ना। अब लॉग बेस ई को हम केमिस्ट्री में एक सिंबल कर देते हैं ln, है ना, ठीक है। तो अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ln के इस इक्वेशन का कर रहे हैं, इज इक्वल टू ln a e टू द पावर
माइनस ई ए बाय आर टी, या फिर ln के इज इक्वल टू ln ए प्लस ln ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है ना। अब हाँ, तो है ना e टू द पावर x, तो e टू द पावर x क्या होगा, x बाहर आ जाएगा, है ना। log a टू द पावर x क्या होता है, x log a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, और ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ln e 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखो log बेस e के टर्म्स में ये इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको काय में चेंज करें, उसमें log बेस 10 में, तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2.303 log के, log मतलब अब ये बेस 10 हो चुका है ना। हमने मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा सा यही कर दिया है कि जहां LOG लिख दें मतलब बेस 10 हो गया। ठीक है, और जहां ln लिखा है वहां बेस ही है। ठीक, अब 2.303 कांस्टेंट है तो पूरे को डिवाइड कर देंगे, फिर उसको सभी कांस्टेंट को यहां ले लो एक साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये दिस इज द फाइनल इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी जो न्यूमेरिकल आएगा ना उसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इसमें हो सकता हो टेम्परेचर निकालने को दें, टेम्परेचर देके के निकालने को बोलेंगे तब ए भी दे देंगे, ई ए दे देंगे, या के ए और ये दे दिया तो ई ए निकालने को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं ना इस इक्वेशन में। ठीक है, अब यदि हम इसमें देखो ए तो कांस्टेंट है एक, है ना, ये भी एक रिएक्शन के लिए लगभग सेम हो जाता है। ठीक है, 2.303 आर ये भी कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज क्या होगा, टेम्परेचर और के, ये दो चीजें चेंज होगी। तो यदि हम इन दो वेरिएबल में ग्राफ बनाएं तो देखो ये भी काय की इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। x ले लिया 1/t और y ले लिया log के, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर वही स्लोप कैसा है, नेगेटिव 1/t, तो ये ग्राफ भी कैसा आएगा, ऐसा है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, log a, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, नहीं टी तो यहाँ आ गया आर, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया। ठीक, कभी कभी बोल भी सकते हैं ग्राफ ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t ना, तो ऐसे इसका ग्राफ, या कभी ये ग्राफ दे दें यहाँ स्लोप दे देंगे कि द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज ये, तो हम सीधे इससे इक्वेट कर देंगे तो ई ए की वैल्यू निकल आएगी, आर पता ही होता है, तो ई ए की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, स्लोप भी निगेटिव आएगा तो ई ए आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो देखो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है। जैसे देखो मैं बताता हूं, इसमें दिया हुआ है, वो लाइन, हाँ मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन ज्यादातर पूरी पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं, इसलिए टच कर ही नहीं, मगर टच कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करके उसको टच कराई भी जा सकती है। ठीक है ना, ज्यादातर क्या होती है 100% रिएक्शन होती नहीं है ना, इसलिए वो मतलब ऐसा नहीं कर दिया, उतने तक ही हमने कर दिया। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.27 27 वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इसमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक,
पेज नंबर है 122। अच्छा क्या होता है, एक तो देखो हर एडिशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। हाँ 120 4.2 नहीं 40, हाँ 4 ही तो है, हाँ 4.27। अच्छा मेरे इसमें 120 है। हाँ वो एक्चुअली में क्या होता है, एनसीईआरटी में एडिशन चेंज होता है ना, तो उसमें चेंज आता है। देखो अब इसमें इक्वेशन है ना 4.27। अब इसमें इक्वेशन क्या दे रखी, लॉग के इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 4 10⁴ के। देखो ये के किस, के स्टैंड फॉर केल्विन, इसमें ये ध्यान रखना है ना, ये के केल्विन के लिए लगा देते हैं वो, है ना, कि टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ, ठीक है, अपॉन टी, है ना। तो ये जो के लगा हुआ है ये टी के लिए लगा है ना। ये इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये के दिया तो फिर सॉल्व कैसे होगा, है ना। ये के कुछ भी नहीं है, केल्विन बस शो करने के लिए दिया हुआ, ठीक है, बस इतनी दी हुई है इक्वेशन। और अब हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाए, है ना, मतलब हमको ये निकालना, ठीक है। अब देखो अब आप ये इक्वेशन बिल्कुल इस फॉर्म में है ना, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो, है ना, कि log a इक्वल टू क्या हो गया दिस, है ना, और ई ए अपॉन मतलब हमारा हो गया ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी, है ना। तो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, है ना, ये हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बस आर की वैल्यू रखना है, ये इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ 2.303 इंटू 8.31, इतने जूल आएगा आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जूल में आंसर आएगा, ठीक। तो बस ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, यही पूछा हुआ ना ये फॉर। हाँ देखो इसके आगे एक चीज ये भी पूछे, एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ बी 256 मिनट्स, ना कितने टेम्परेचर पर इसकी हाफ लाइफ इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमने पहले ई ए निकाल लिया, है ना, तो ये अब log ए ये सब ये दे ही रखा है, ये पूरी इक्वेशन ही तो दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टी हाफ दे रखा है, देखो हमको क्या दे रखा है टी हाफ, तो टी हाफ दे रखा है 256 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन में बस एक ही गड़बड़ी है कि इनको क्या करना था, या तो के की वैल्यू की यूनिट दे देना चाहिए या कुछ दे देना चाहिए। अब हमको या तो मिनट में रख सकते हैं, सेकेंड्स में भी रख सकते हैं, नहीं तो वो तो के की यूनिट मिनट इनवर्स भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है ना। तो अब इसका मतलब हम मिनट में ही निकाल दें, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, है ना, एंड में बस के की यूनिट क्या लिख देना, मिनट इनवर्स, है ना, ऐसे कर देना। तो देखो बस अब क्या करो, सीधे सीधे क्या कर देंगे कि हम के इस के की वैल्यू निकाल लें, टी हाफ दे रखा है और फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ हो जाएगा ना। ये देखो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच टी हाफ बिकम इतना, है ना, किस टेम्परेचर पे टी हाफ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लें, इस के की वैल्यू निकाल लें, के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। दो अब आपको जितने भी अरेनियस के क्वेश्चन होंगे सब फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे ना, उसके अलावा किसी के नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लें, के निकाल लें, ठीक है ना। तो के आ जाएगा 0.693 अपॉन 256, है ना, ये क्या आ जाएगा हमारा के, इतना मिनट इनवर्स क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब बस के को यहां रख दो तो टी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। बस हम क्या कर देंगे, log 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो बस एक ही वेरिएबल है अब टी, तो टी के लिए सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा log दिस माइनस log दिस, है ना। अब देखो एग्जाम में ये बुक में नहीं देते, एनसीईआरटी में log की वैल्यू नहीं देते, ठीक है।
है ना, लेकिन एग्जाम में 99.99%। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का इससे कोई रिलेशन नहीं ना ऐसा। हाँ वैसे बेटर है कि सेकंड में रखो, लेकिन वैसे देखा जाए तो टेम्परेचर और इसका कुछ वो नहीं है ना, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूले में वो उस ढंग से आ नहीं रहा है कि आपस में ऐसा कुछ रिलेशन है ना। ठीक है, तो इसमें भी कर सकते हैं, एक बार इससे करके आंसर निकाल के देख लेंगे, और या फिर उसमें पीछे देखो आंसर काय में दिया हुआ है, के का आंसर, मतलब अच्छा वो तो टी का दिया होगा तो केल्विन में ही दिया होगा, के का तो दिया ही नहीं होगा, है ना। वो 0.693 वैल्यू पहले से अपने को ये तो हमारा उसका फॉर्मूला है, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन टी हाफ लाइफ पीरियड का, है ना। ये हमने पिछली क्लासेस में करा हुआ है ये फॉर्मूला, है ना, तो उसमें अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करना, है ना, यदि नहीं आ रहा हो वैसे बेस्ट है कि सेकेंड्स में लेके करना, वैसे सबसे बेस्ट रहता है ना, क्योंकि वो सेकेंड ज्यादातर ऐसा रहता है, लेकिन इनको लिख देना चाहिए था थोड़ा सा तो और अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसे अब इसको तो सॉल्व करना आ ही जाएगा लॉग का, है ना, लॉग दिस माइनस लॉग दिस, लॉग में अब इसको 2.56 इंटू 10⁻² लिख लेंगे, तो 2 प्लस, है ना, फिर 25 का 6 में देख लेंगे उसमें, है ना, और इसको भी 6.93 इंटू 10⁻⁻1 लिख के 69 का 3 में देख लेंगे, है ना, -1 प्लस 69 का 3 में, और माइनस, है ना, 2 प्लस 25 का 6 में, जो भी आए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स में आपको लॉग की वैल्यू मिलेगी, इसको डिवाइड करके जो आ रहा होगा ना उसकी वैल्यू दी होगी उन्होंने, है ना, तो बस वो वैल्यू पुट करके फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा देखो टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमें ऐसे टेम्परेचर पूछ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकते हैं। ठीक, अब मान लो दो अलग अलग टेम्परेचर दिए, है ना, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, तो उसके लिए भी हम इससे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ अब ऐसे लिखो, एट टेम्परेचर T1 if rate constant is equal to K1, है ना, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। ठीक है ना, तो अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा R T1। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, ये रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, लेट इट बी K2। ठीक है, सो बाय अरेनियस इक्वेशन log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ऐसी ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमारी अरेनियस इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ऐसे कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो देखो क्या आ जाएगा, log K2 माइनस log K1, log A से log A कैंसिल हो जाएगा, है ना, log A से log A कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस हो जाएगा ये, है ना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। नहीं, ये T2 है, ये T1 है ना, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, कॉमन निकलेगा, है ना। अब हम प्लस में ही कॉमन निकालते हैं, EA अपॉन 2.303 R कॉमन निकाल लिया, इस पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना,
इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले कर लिया। और log K2/K1 मतलब log ये क्या आ जाएगा, K2/K1 आ जाएगा। ठीक है, और करना हो तो एक स्टेप और कर लो एलसीएम निकाल के, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T। ठीक है, ये इक्वेशन जब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है जब हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, एक पे K दे रखा हो दूसरे पे K निकालना है ना, तब हम इस इक्वेशन को यूज करके वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कॉम्पिटिटिव में क्या करते हैं, ये वैल्यू को कुछ बच्चे याद करते हैं है ना, कि इसको याद भी कर सकते हैं। 2.303 इंटू आर को ये लगभग 19.1 के करीब होता है ना। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव के लिए वो 19.1 ही यूज करो सीधे तो अच्छा रहता है ना, क्योंकि वो हमेशा यही आना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो वहां की जगह यहां कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी बोर्ड्स में तो यही फॉर्मूला लिखना है ना, ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर तो ये पोर्शन हटा ही दिया था बोर्ड से है ना, एक्टिवेशन एनर्जी और ये वाला पूरा हटा दिया था है ना, लेकिन अब इस साल है तो इस साल मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसी में से आए क्वेश्चन, इस पार्ट से है ना, न्यूमेरिकल लगभग आएगा इस पार्ट से। ठीक है, हाँ हाँ 2.3 R का वैल्यू है, हाँ 19 पॉइंट है ना, 8.31 इंटू दिस है ना, तो लगभग वो आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 4.30। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये जेई मेंस में बिल्कुल ऐसा कैसा आ चुका है, मेंस में सेम क्वेश्चन। ठीक है, और बोर्ड्स में तो कई बार आया हुआ है ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 4.3, rate of a reaction quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin है ना। तो ये जो हमारा है ना, ये क्या करा उन्होंने, 293 से 313 मतलब 20 डिग्री का राइज कर। तो देखो यदि मान लो हमको नहीं भी दिया होता तो भी आरेनियस इक्वेशन से हमको पता है कि 10 डिग्री पे डबल हो जाता है, तो 20 डिग्री पे 4 टाइम्स हो जाएगा है ना। देखो वही दे रखा है ना कि 10 डिग्री पे डबल होता है, 20 पे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वही उन्होंने दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने पे, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, के बढ़ रहा होगा है ना। तो इस क्वेश्चन में अब हम ये यूज कर सकते हैं कि K2 इज इक्वल टू 4K1। यदि रेट 4 टाइम हो रही है इसका मतलब K भी क्या हो रहा होगा, 4 टाइम्स हो रहा होगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है ना। ऐसे K कांस्टेंट होता है मगर टेम्परेचर चेंज होने पे K चेंज होता है। ठीक है, तो इससे हम ये यूज कर सकते हैं। T1 हमें दे रखा है 293, T2 दे रखा है 313। ठीक है ना। तो बस अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो, सीधे यही वाला लगा देंगे। तो log K2 मतलब 4K1 अपॉन K1 ना इज इक्वल टू EA अपॉन कोई 19.1 आ जाएगा इधर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293। बस ये वाला इसमें सबसे वैसा कैलकुलेशन होता है, T1 इंटू T2 है ना, ये सबसे बड़ा होता है। बाकी सब कैलकुलेशन इन क्वेश्चनों में सब इजी होंगे है ना। ठीक है, और यहाँ पे वैसे यदि बोर्ड्स में करो तो यहाँ पे पूरा ही कर देना है 2.313 इंटू 8.31 है ना, ऐसे भी लिख देना, फिर भले 19.1 लिख दो है ना, लेकिन ऐसा कर देना क्योंकि बोर्ड्स में क्या रहता है कि स्टेप भी कर लो तो अच्छा। ये कैंसिल हो गया, log 4 आ गया, log 4 मतलब 2 to the power 2 मतलब 2 log 2 मतलब 0.60 है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.60 इज, बस ये सीध सब इधर ही लिया इंटू 2.303, ये तो वो कर ही लेना इंटू 313 इंटू 293 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EA, और ये आ जाएगा जूल में है ना। 8.31 जूल में लिया है,
इसलिए दिस वैल्यू आल्सो कम्स इन जूल, है ना, ये भी उसी में आएगी। ठीक है, एंड में आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली किलो जूल में दिया होगा, है ना, मतलब ऑप्शन भी किलो जूल में दिए होंगे और पीछे भी आंसर किलो जूल में दिए होंगे, है ना, तो 1000 से और डिवाइड कर देना है ना, तो वो काय में आ जाएंगे, किलो जूल में आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यू 0.60, है ना, log 4 मतलब 2 log 2, है ना, और log 2 की देखो, log 2 की वैल्यू तो याद रखना ही है हमें, है ना, 0.3010 होती है मगर 0.30 याद कर। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये आ जाएगा। अब ये जूल में बस ये थोड़ा सा इनका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, बाकी तो कम ही कम है इसमें, है ना, ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं। तो इस ढंग के ही देखो क्वेश्चन जो हैं इसके इसी टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चन का चांस बहुत है ना, इस क्वेश्चन के चांस दोनों में, है ना। मेंस में जब पूछा था तो उन्होंने बोला था कि बस मतलब जो दिया था वो 300 से 310 केल्विन कर दिया था, 10 डिग्री बढ़ाया था, और लिखा था रेट बिकम डबल, है ना, क्वाड्रुपल की जगह सिर्फ डबल कर दिया था उसको। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने करा था। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक जैसे कौन सा है 2 4 नहीं 2 6 वाला, एक 2 6 वाला भी देख, है ना। तो 2 6 वाला भी देखो वैसा क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है k इज 4.26, उसमें क्या दे रखा है k इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर, कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर कुछ 11। देखो इसमें कितना अच्छे से दे रखा है सेकेंड इनवर्स, ऐसा दे देना चाहिए उनको, है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि हमें इजी हो जाता है। और उसके बाद क्या दे रखा है e⁻² -28 शायद 40 है ना, और k मतलब केल्विन है और अपॉन टी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये किस फॉर्म में आ गया, जो अरेनियस की ओरिजिनल इक्वेशन थी, कौन सी, k इक्वल टू a e⁻ -EA/RT। अब आप ये चाहिए तो दिस इक्वल टू दिस रख, है ना, मतलब हो गया EA अपॉन RT इज इक्वल टू 28 4 जीरो कितने हैं उसके आगे, 3 ही है ना, अपॉन टी, केल्विन को हटा दिया बस, कि EA इक्वल टू क्या आ जाएगा 28000 इंटू 8.31 जूल, है ना, ये आंसर हो जाएगा। 1000 से और डिवाइड करो, किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो, है ना, दिखने में क्वेश्चन वैसा है, बाकी बहुत इजी सा क्वेश्चन नहीं। ज्यादातर क्या होता है जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो वो किलो जूल में ही देंगे आंसर, क्योंकि छोटा होता है ना, है ना, इसमें बड़े बड़े आंसर होते हैं। बाकी बोर्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जूल में लिख दो, है ना। ठीक है, तो ऐसे इसका देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो इंटेक्स्ट में दिया हुआ है। इंटेक्स्ट में 4.9 इंटेक्स्ट, ठीक है, वो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है बाकियों से, है ना, 4.9 इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल वो बहुत चांस है कि एक्टिवेशन एनर्जी और इस पे आए क्वेश्चन। इस साल अभी जो अभी एग्जाम हुई थी इसमें तो इस पे पैराग्राफ आया था, है ना, काइनेटिक्स वाले पे एक पूरा पैराग्राफ आया था 5 मार्क का, छोटा सा पैराग्राफ। पैराग्राफ से कुछ फायदा नहीं होता है, वो करना तो खुद के नॉलेज से पड़ता है। पैराग्राफ सिर्फ ये बता देता है ये इस लेसन से रिलेटेड है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं होता उस पैराग्राफ। इसमें तो फिर भी बोर्ड में तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ यूज आ जाए। जब एडवांस में देते ना पैराग्राफ तो उसमें तो ऐसी लाइन देते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, कुछ भी उससे रिलेशन ही नहीं होता जो पूछते हैं उससे, बस वो पैराग्राफ से बस थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि पैराग्राफ टाइप है ना, बस और कुछ भी नहीं।
अब कॉम्पिटेटिव के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा सभी कुछ। तो यही तो नुकसान भी हुआ है, इससे बच्चों का नुकसान हुआ है कि क्या हुआ है कि ढंग से, अब देखो पिछले साल भी, अब 11th में तुम लोगों ने अब वो आयनिक इक्विलिब्रियम हटा दिया, अब बच्चों को पीएच नहीं आता, पीएच निकालना वो सब आता नहीं है, तो अब वो दिक्कत तो आएगी ना, अब तो करना ही पड़ेगा वो फिर से, 12th के लिए भी करना पड़ेगा और साथ में उधर भी करना पड़ेगा, है ना। कॉम्पिटेटिव के लिए तो सभी करना। और संयोग की बात ये थी कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई मेंस की कोरोना के बाद, उसमें जो जो हटाया था ज्यादातर क्वेश्चन सब उसमें मेंस में उससे ही पूछे, जो पोर्शन हटाए उससे बहुत क्वेश्चन। बच्चों ने सोचा क्या कि शायद जो हटाया उससे कम पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटेटिव में उससे ही पूछे, मेंस में विशेषकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो और बिगड़ गया वो। खैर 4 टाइम दिए थे तो थोड़ा संभल गए बच्चे, एक के बाद ऐसे हो जाता, ठीक है। हाँ तो देखो अब ये 4.9 इन टेक्स्ट है ना, ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए मतलब हमारा वो क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ईए, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो वो टर्म किसके इक्वल थी, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाते हैं ना इस क्वेश्चन के लिए, बस ये पूरे बुक में एकमात्र क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड है ना। तो हाँ यदि आप पूछेंगे तो ये पूछेंगे तो देखो एटलीस्ट 3 मार्क का तो होगा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो x, इसको मान लिया x हमने, है ना, कि इस पूरे को क्या मान लिया x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब वही सॉल्व करने के लिए log x करेंगे, मतलब ln x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो ln e टू द पावर, ठीक है। अब हो गया ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि ln e1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आ गया। अब इसको वो फिर वही करना पड़ेगा, बेस 10 में चेंज करेंगे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी, और हो गया log x इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आ गया। लेकिन अब हमको फाइंड क्या करना है, x, तो अब x फाइंड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, है ना, क्योंकि x तभी निकलेगा जब log तभी हटेगा जब क्या ले हम एंटी लॉग ले, एंटी लॉग ऑफ log x क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, इसको शुरू में नहीं करना कुछ पूरा क्वेश्चन, एंड में करना जब पूरा फॉर्मूला बन जाए, है ना, तभी इस क्वेश्चन को करना, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, मतलब वैल्यू पहले बिल्कुल भी नहीं रखना। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब आप लोग चाहो तो देखो इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट याद कर लो, है ना, मतलब क्योंकि इतना करने के बाद करने से तो अच्छा है कि इसको, और देखो ई ए अपॉन 2.303 आर टी तो हमारा कई जगह आया हुआ है ना, बस उसका एंटी लॉग माइनस का, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी का एंटी लॉग होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसमें चलो इसको पूरा करते हैं, है ना, क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी होगी, ठीक है, कितनी दी है एक्टिवेशन एनर्जी, 209.5 किलो जूल पर मोल, है ना। तो पहले तो इसको, ये आर की वैल्यू हम जूल में लेंगे, तो इसलिए इसको काय में चेंज कर ले, जूल में चेंज कर लो, है ना। हाँ हाँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 209,500, है ना, मतलब इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 19.1 हो जाएगा, 2.303 इंटू 8.31,
और टेम्परेचर कितना दिया है, 581 केल्विन में ही दिया, ठीक है। तो इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, इस वैल्यू का। अब ये कोई भी कैलकुलेट कर लो अभी तो, है ना, इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इसको पूरा ही करके बता दूं एक बार, एंटीलॉग निकाल के। आए समझ में तो आ रहा है ना, ये ना हमने बस ये फॉर्मूला बना लिया। अब आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा लिख लेना, है ना, ठीक है। तो इतना ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना आया इसकी पावर में, मतलब माइनस कितना आया, 18.84, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब किसी का कुछ अलग आ रहा हो तो कोई बात नहीं, माइनस में तो आएगा, है ना, ये निश्चित बात है, ठीक है। माइनस इतना है। अब माइनस जब इतना होता है तो इसका जब एंटीलॉग लेना हो किसी भी माइनस का, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो डेसिमल के पहले जो डिजिट है इसको एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मतलब 18 की जगह क्या लिख देंगे, -18 लिख, वो 19 लिख देंगे, ठीक है। 1 ऐड करना है, माइनस साइन लेके नहीं, 18 में 1 ऐड करना है, ठीक है। इस पोर्शन में +1 कर देना है, और इस पोर्शन को में से माइनस, मतलब उसको -1 करना है ना, उसमें से माइनस, मतलब ये -19 लिख लिया, और 1.0000 में से 0.84 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये कितना आया, 6 आ गया, और ये 1 आ गया, मतलब हमारा आ गया -19.16। सबसे पहला काम ये करना है, वेन एवर एंटीलॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज टू बी फाइंड, है ना, क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे और इसको 1 में से माइनस कर देंगे। अब इसके बाद जो डेसिमल के पहले लिखा है उसको 10 की पावर में लिख देंगे, मतलब हो गया 10 टू द पावर -19, और 0.16 को उस टेबल में देख लो, है ना, 0.16 को देख लो टेबल में। 0.16 का किस में देखेंगे, 0, है ना, एंटीलॉग टेबल। पॉइंट 16 है ना, कितना, 1445। तो जो भी आता है उसको लिख देते हैं एक प्लेस के बाद डेसिमल, 1.1445 है ना, तो 1.445 इंटू 10 टू द पावर -19। हाँ, ये पीछे कितना आ रहा है, 1.47। ठीक है, 10 टू द पावर तो सही आ रहा है ना, बस बस, है ना, इतना बहुत है, ठीक है। वो तो कोई बात नहीं है ना, डेसिमल के एक डिजिट तक भी आ जाए बहुत होता है, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो दिस मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैज एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन, है ना, इनकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अब हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में आप इसको एज ए फॉर्मूला याद करो, है ना, जहां पे हमने वो लिखा था ना, e टू द पावर -EA/RT, वहां ये लिख लो कि ये इक्वल टू क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ, है ना, EA/2.303RT, ये हो जाए, है ना। तो बस सीधे से इसका एंटीलॉग ले, टेम्परेचर गिवन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, है ना, बस दोनों को मिला के हम ये निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि उसमें आएगा कॉम्पिटेटिव में, तो ये वैल्यू ऐसी दे रखी रहेंगी कि आसानी से हो जाए, है ना, थोड़ी आसान वैल्यू दे रखी रहेंगी, है ना, तो फिर जल्दी से हो जाएगा। या मुझे तो लगता है कॉम्पिटेटिव में सिर्फ ये पूछ लेंगे फॉर्मूला, है ना, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन, ऑप्शन में इस टाइप के देंगे, एंटीलॉग ऑफ ये, एंटीलॉग ऑफ वो, या सिर्फ एक दे देंगे एंटीलॉग ऑफ e टू द पावर ये, है ना, ऐसे दे देंगे, तो एंटीलॉग ऑफ ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, कि इस ढंग से करेंगे, और e की पावर में देंगे तो ये 2.303 नहीं आएगा, है ना, वो सिर्फ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये एंटीलॉग का मतलब क्या होता है,
एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर में इसको कर देना, है ना, बस यही होता है। आप 10 टू द पावर ये करोगे -18.84 तो भी वही आएगा आंसर, है ना, जो कि इससे आ रहा है। लेकिन उन्होंने इजी करने के लिए एंटी लॉग टेबल बनाई और उससे फिर हमको करना, जब कैलकुलेटर नहीं था तब इसी से सब कुछ होता था, एंटी लॉग और लॉग टेबल से, है ना। इससे सब कुछ कर सकते हैं जो कैलकुलेटर से हम करते हैं, है ना, हर टाइप के रूट निकल सकते हैं, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। पहले पढ़ाते थे, पहले 10th में था एक चैप्टर लॉगरिथम, है ना, पता नहीं क्यों हटाया उसको, एक्चुअली में वो एमपी बोर्ड में था शायद, क्योंकि हम लोगों ने एमपी बोर्ड से पढ़ा है ना, पहले सब स्कूल ज्यादातर वही थे, तो उसमें था, हो सकता है सीबीएसई में नहीं रहा हो, तो जब सीबीएसई कोर्स आने लगे तो फिर उस चैप्टर को हटा दिया, जबकि उसको करवाना चाहिए था। पहले तो कई स्कूल्स में लॉग से ही करवाते थे एंड के कैलकुलेशन, कि लॉग से करो जो भी आए एंड में, फिर लॉग टेबल से करो उसको, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स आते थे, है ना, फिर नहीं तो बहुत अप्रोक्सीमेट आते, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये हो जाता है, ठीक, आया, समझ में आया। तो देखो ऐसे ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी और ये। हाँ, अब एक सेंटेंस लिखो, जैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो है कि कैसे करता है, मैथमेटिकल चीज तो सब हमने कर ली, मगर आखिर उससे हो क्या जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन बढ़ जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन बढ़ जाते हैं, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा लिखो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal or greater than activation energy increases, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी जो थी उससे, उस पे अभी तक जितने मॉलिक्यूल आ रहे थे उससे ज्यादा क्रॉस करने लगेंगे तो रेट बढ़ जाएगी। हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो देखो यदि आपको ऐसे सेंटेंस में पूछा हो तो ये आंसर है उसका ना, कि इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो इस क्वांटिटी को बढ़ा देता है ना, इसलिए क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, क्योंकि ई की पावर माइनस ये है और ये अपॉन में, तो ये बढ़ेगा तो ये इस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, भले वो कम होगा, ये अपॉन ये कम होगा, लेकिन माइनस में होने से ये बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल अब क्रॉस करने लगे। तो देखो कैटलिस्ट और टेम्परेचर अलग अलग तरीके से रेट को बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट ने क्या करा था, इसको डाउन कर दिया था, इसने क्या करा, मॉलिक्यूल के नंबर ही बढ़ा दिए, है ना, ऐसे करा। तो दोनों ने अलग अलग ढंग से करा, बट दोनों से ही रेट बढ़ती है। तो कोई भी रिएक्शन करानी रहती है तो उसके एक्सपेरिमेंट करके निकाल देते हैं कि किस टेम्परेचर पे करानी चाहिए, कैटलिस्ट कौन से डालने चाहिए, ये सब पहले से निकाल लेते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन डालें, कितना प्रेशर रखें, अब उससे उस पर वो रिएक्शन कराई जाती है ना, और फिर वो कंपनियों में होती है फिर वो रिएक्शन, है ना, कि जिससे मैक्सिमम यील्ड आए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बने। ये एनर्जी बढ़ा देता है मॉलिक्यूल्स की, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है ना, चलो एक लाइन और लिखो इसके आगे, है ना, कैसे बढ़ाता है, ये नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा देता है ना। हाँ, ऐसा लिखो, टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम में सेम टाइम में अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अब वो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, तेजी से बहुत तेजी से टकराने लगेंगे। तो तेजी, हाँ, कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या लिखा है, हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि सेम टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल के फ्रैक्शंस आपस में टकराने लगेंगे, है ना, तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जितने तेजी से टकराएंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि उनकी एनर्जी क्या हो, राइज, है ना।
तो जितने ज्यादा राइज होंगे इसके ऊपर उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी इधर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नंबर बढ़ जाएगा उसी टाइम में, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अरेनियस ने वो कैसे कैलकुलेट करी कि डबल हो जाती है, हर 10 डिग्री पे वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, ये अरेनियस ने हमको बताया, ठीक है। और फिर उसको मैथमेटिकली उसने ये सब बताया, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा ऐसे ही हो जाता है, ठीक। अब इसका जो रेशियो होता है के एट टी केल्विन अपॉन के एट टी प्लस 10 केल्विन, है ना, इस रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर कोइफिशिएंट, है ना, ठीक है। सॉरी, है ना, ये ऊपर लिखो टी प्लस 10 अपॉन टी केल्विन, के एट टी प्लस 10 केल्विन अपॉन के एट टी केल्विन, है ना। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन, है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये रेशियो हमको क्या बताता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। और जितने टाइम्स के बढ़ेगा उतने टाइम्स क्या बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी, है ना। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू आती है 2 to 3, ज्यादातर के लिए 2 से ज्यादा ही आती है ना। तो जितना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उतने टाइम्स 10 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाने पे रेट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या देता है, वो वैल्यू बताता है कि 10 डिग्री पर कितने टाइम्स रेट बढ़ती है। अरेनियस के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, 2, है ना, लेकिन एक्चुअली में कितना होता है, 2 से 3 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये है ना, ये वैल्यू ऐसी होती है। कभी आपको दे सकते हैं के दे दिया 2 टेम्परेचर पे, है ना, 10 डिग्री बढ़ा के, और बोले टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है या इसकी रेट कितने टाइम्स बढ़ेगी, तो दोनों को डिवाइड कर दो, उतने टाइम्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाता है, ठीक। ठीक, चलो इतना करते हैं।